हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं लेखराज जारवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस सेशन में, इस प्रोग्राम में जहां पर हम बात करने जा रहे हैं, संवैधानिक विकास के क्रम की बात कर रहे हैं। यहां पर पहले ही भी 2 वीडियोस जारी कर दी गई हैं और ये तीसरा वीडियो है। ध्यान देना है कि ये क्लासेस क्यों इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ही इसकी स्टडी करेंगे, आप वीडियो पूरा देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो सारी बातें आपके समझ में आ जाएंगी कि ये क्लासेस क्यों इंपॉर्टेंट है। यहां से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो अब से पहले यूपीएससी या पटवार या फिर आरपीएससी या पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर ज्यादातर चर्चा में रहे हैं। इसके अलावा ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आगामी वर्षों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो उन सभी बिंदुओं पर हम नजर डालेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों को भी शामिल करते हुए जो इनका बैकग्राउंड है, ऐतिहासिक आधार है, उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। तो पिछले क्रम में मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि जहां पर कई सारे ऐसे इंडियन एक्ट्स हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल के दौरान हमारे बीच में सामने आते हैं। तो जहां से जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टार्टिंग होती है तो वहीं से भारतीय संवैधानिक विकास है उसकी शुरुआत हो जाती है। क्योंकि भारत में पहले राजतंत्र मौजूद था, तो राजतंत्र के बाद में किसी भी एंगल से यह चीज शो नहीं होती थी कि यहां पर एक राजतंत्र के अलावा एक लोकतंत्र जैसी व्यवस्था भी देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पधारती है तो उसका कहीं ना कहीं इस परिप्रेक्ष्य में हम उस दृष्टिकोण से ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड इस इतिहास में रहा है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन होना ये हमारा एक ऐतिहासिक आधार है संवैधानिक विकास का। ठीक है, तो इसे समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और चलते हैं टॉपिक्स के ऊपर, जहां पर आपको मैंने कुछ एक्ट्स पढ़ा दिए थे, कुछ अधिनियम्स पढ़ा दिए थे, जहां पर ब्रिटेन गवर्नमेंट, ब्रिटिश जो क्राउन है, ब्रिटिश ताज है, वहां से कई सारे अमेंडमेंट्स एक्ट, कई सारे राजलेख, चार्टर, अभिलेख, चार्टर लेख हैं, वो सारे टाइम टाइम पर पारित किए गए। उन सभी के बारे में हम लोगों ने समझा भी है। ठीक है, कैसे गवर्नर बना, फिर गवर्नर जनरल पद आया, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो कौन बना है और भारत का जो गवर्नर जनरल है वो कौन बनेगा, उन सभी एक्टों की आज की क्लास में हम बातचीत करेंगे। आज के इस क्लास में स्पेशली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को स्टार्ट करने वाला एक्ट भी है, तो उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। और इस एक्ट का हमारे संविधान में आज कहां पर दृश्य देखने को मिलता है इन एक्ट्स का, तो उन सभी चीजों को जानेंगे। क्योंकि यहां पर ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे संविधान में कुछ ना कुछ पहचान रखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहां आप सभी को दिखाई दे रहा है बोर्ड्स पर मैंने कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया है। ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल बोर्ड पर ऑलरेडी लिखने का जो मतलब था वो ये था सिर्फ कि आप लोगों के लिए जो टाइमिंग है वो कम टाइमिंग में ज्यादा चीजें क्लियर हो सकें। यानी ज्यादा से ज्यादा जो हमारा विवरण है, विवरणात्मक जो आपको मैं नॉलेज प्रदान करने वाला हूं इन एक्ट्स के बारे में, वो ज्यादा से ज्यादा आपको मिले और हमारा जो लिखने का टाइम है वो हमारा बच सके। ठीक है दोस्तों, तो 1784 में जब उसके बाद में आपको पता हो, पिछली क्लास में हमने लास्ट में अध्ययन किया था 1781 का एक्ट। ठीक है, तो 1781 का जो चार्टर लेक आता है या चार्टर एक्ट आता है, उसके अंदर भी कुछ दोष रह गए थे। आपको याद हो तो 1781 है, उससे पहले भी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जारी हुआ था। उस रेगुलेटिंग एक्ट को हमने काफी करीबी से समझा है, उसके सारे प्रावधानों को समझा है कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। ठीक है, कोलकाता में किस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है, एक अभिलेखीय न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक है, एलिजा इम्पे वहां के सीजे बनते हैं, चीफ जस्टिस बनते हैं। उसके साथ साथ में 3 लोग और हैं, चैम्बर्स है, लिमेस्टर है, हाइड है, तो वो लोग वहां पर जस्टिस बनते हैं, न्यायाधीश बनते हैं। ठीक है, किस तरीके से गवर्नर है जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल है, जो कि अब जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल बन जाता है। इन सब चीजों को हमने पहले की क्लासेस में देखा है। तो 1773 आया, उसके बाद में 1781 आता है और 81 में भी कुछ दोष रह जाते हैं। अब ये जो 1773 था रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें कई सारे दोस्त थे।
ठीक है, तो उन्हीं कमियों को, उन्हीं खामियों को, उन्हीं दोषों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया 1781, यानी 1781 का एक्ट लाया गया। लेकिन 1781 का जो एक्ट था उसमें खुद में भी कई सारी कमियां देखने को मिली थी, क्योंकि लोग नाराज थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रावधानिक व्यापार करने की जो रणनीति थी या आधिकारिक जो उनको पहले से अधिकार दिया गया था, उसमें भी कई तरह की अवहेलनाएं देखने को मिल रही थी। इस वजह से जो आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट है वो भी ज्यादा क्रियान्वयन में सही तरीके से नहीं ठहर पाया। फिर उसके बाद में क्या होता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट को वापस लाया जाता है 1784 में। 1784 में आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट का जो नाम है वो नया नाम कर दिया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। और आज की क्लास जो पढ़ रहे हैं वो यहीं से स्टार्ट करेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट क्या है। ठीक है, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है। इस अधिनियम में कुछ विशेष जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को मैंने यहां शामिल किया है और इनका जो बैकग्राउंड है उनके बारे में भी हम बातचीत साथ के साथ में करने जा रहे हैं। जैसा कि सबसे पहले बात करें कि जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट था उसकी कुछ खामियां थी, उन्हें दूर करने के परिप्रेक्ष्य में इस एक्ट को लाया गया था। और इस एक्ट का जो ये एक्ट एक मात्र ऐसा एक्ट था जिसने पूरी तरह से इस बात को साबित कर दिया सभी के सामने कि अब जो है भारत पर जैसे ब्रिटिश कंपनी का जो नियंत्रण था या फिर व्यापार करने का एकाधिकार था, तो उसके उपरांत में अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में यहां का जो नियंत्रण है वो चला जाएगा। तो ये पूर्ण तरीके से हम कह सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट एकमात्र ऐसा एक्ट था जो कि इस बात को पूरे वैधानिक दस्तावेज के रूप में, लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि अब ब्रिटेन के अधिकारीन क्षेत्र में चला जाएगा हमारा भारत, और अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण भारत पर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये वैधानिक दस्तावेज था किसका, हमारे भारत का जो अधिकारीन क्षेत्र है या भारत पर जो अधिकार करने का या नियंत्रण करने का जो क्षेत्र है वो किस पर चला जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय ब्रिटेन गवर्नमेंट के हाथों में चला जाएगा। इसके साथ साथ में जो आपको मैंने पहले की क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो गवर्नर इन काउंसिल होती थी, यानी जो हमारे गवर्नर इन काउंसिल होती थी, यानी परिषदें हुआ करती थी, गवर्नर की 4 सदस्यीय परिषद बनाई जाती थी। इसके साथ साथ में प्रांतों की भी कुछ परिषदें सुगठित की गई थी, जो कि प्रांतीय परिषद और गवर्नर इन परिषद जो हैं, यानी गवर्नर की परिषद हैं और प्रांतीय परिषद हैं, इन सभी में 4-4 सदस्यों की संख्या हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही पिट्स इंडिया एक्ट आता है, ये क्या करता है, उसमें चारों सदस्यों में से एक सदस्य कम कर देता है। यानी गवर्नर की जो परिषद है उसमें 3 सदस्य रखता है, और जो प्रांतीय परिषद है उसमें भी कितने सदस्य कर दिए, इसने 3 सदस्य कर दिए, यानी एक सदस्य को हटा दिया है। और जो वो एक सदस्य हटाया गया है उसे विधि सदस्य बना दिया गया है। अब एक विधि सदस्य ये है जो स्पेशली उसका काम क्या होगा कि वो कानून निर्माण या कानूनों की अवहेलना या कानूनों की जो आज्ञा अनुज्ञा है उस पर ध्यान देगा। ठीक है, लेकिन उसको मताधिकार है जो वो छीन लिया गया था। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो चीफ जस्टिस बनते हैं इंडिया में, वर्तमान सिचुएशन की बात कर रहा हूं, तो वहां पर भी कुछ ऐसे ही उनको अधिकार प्राप्त है, मत देने का अधिकार नहीं है। तो कैसी सिचुएशंस हैं, ये सभी यहीं के बैकग्राउंड से आती हैं। प्रांतीय परिषद और जो गवर्नर की जो परिषद थी, उन सभी में जो 4-4 सदस्य हुआ करते थे, उनकी सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई थी, 3 संख्या कर दी गई थी। इसके अलावा 1784 के एक्ट की बात की जाए तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें गवर्नर जनरल को कुछ अन्य पावर्स भी दे दी गई थी। कुछ अन्य पावर्स की बात करें कि जो प्रांतीय सरकार, मान लो कि कोई प्रांतीय सरकार ऐसी है जो कि केंद्रीय प्रशासन या ब्रिटेन गवर्नमेंट का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का किसी कोई भी आदेश आता है या फिर जो भी कोई कानून है उस कानून की अवहेलना करती है कोई प्रांतीय परिषद, तो उस प्रांतीय परिषद को गवर्नर जनरल अब बर्खास्त करने का अधिकार रखता है। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट ही है जो कि गवर्नर जनरल को यह अधिकार देता है कि वह प्रांतीय परिषद को बर्खास्त कर सकता है। ठीक है,
वो किस स्थिति में बर्खास्त करेगा? कानून की अवहेलना करने पर। किसके कानून की? ब्रिटिश गवर्नमेंट या केंद्रीय प्रशासन के कानून की। केंद्रीय प्रशासन कौन है? केंद्रीय प्रशासन इस समय पर कौन हो जाएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट हो जाएगी। या फिर आप जो डायरेक्टर्स हैं, निदेशक मंडल हैं, उनके बारे में कह सकते हैं, क्योंकि निदेशक मंडल भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो यानी जो डायरेक्टर्स हैं उनकी बातों को अगर ये लोग नहीं मानेंगे, प्रांतीय परिषद नहीं मानेगी, तो उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार किसके पास होगा? गवर्नर जनरल के पास होगा। ठीक है। इसके अलावा जैसे ही धीरे धीरे टाइम इसमें कुछ और भी उपबंध किए गए, कुछ प्रावधान और ऐड किए गए, जैसे कि जो कर्मचारी वर्ग था, वो कर्मचारी वर्ग क्या था कि इंडियन लोगों से जो गिफ्ट लेने का जो कार्य करता था, मतलब पहले भी मैंने आपको इस एक एक्ट के अंदर इस चीज को पढ़ाया है, समझाया है कि वहां पर जो कर्मचारी हैं वो रिश्वत या गिफ्ट भारतीयों से लेने पर उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन इस एक्ट में पूर्ण रूपेण एक लिखित विधि के रूप में जो प्रतिबंध है गिफ्ट लेने के ऊपर या उपहार लेने के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर, वो लगा दिया गया था पूर्ण तरीके से कि अब आप भारतीय जनता के किसी भी नागरिक से, किसी भी सदस्य से, किसी भी आदमी से आप गिफ्ट नहीं ले सकते हैं। तो पूर्ण प्रतिबंध किसमें देखने को मिलता है? एक्ट ऑफ जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 में। ठीक है। इसके अलावा बात करें कि मान लो कि कुछ भी ऐसी आपातकालीन संकट देश में उत्पन्न हो जाता है, या फिर इसके साथ साथ में कुछ युद्धकालीन सिचुएशंस उत्पन्न हो जाती हैं, कि जैसे कि किसी प्रांत के साथ में युद्ध करना है, किसी रियासत कोई ऐसी है जो कि ब्रिटिश कानूनों की अवहेलना कर रही है, या इसके अलावा कहीं अन्य जगह से कोई आक्रमण हो गया है, या इसके अलावा कुछ बात करें कि कुछ रियासतें ऐसी भी थी उस टाइम पर जो कि संधि करने के लिए तैयार थी, क्योंकि धीरे धीरे अभी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? समाप्ति की ओर जा रही है। तो समाप्ति की ओर जा रही है, और जो नियंत्रण है भारत का, शासन नियंत्रण है, वो शासन नियंत्रण किस में जा रहा है? ब्रिटेन सरकार के हाथों में जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि जैसे ही युद्ध के जैसे हालात बनते हैं, या युद्ध की जैसी पारिस्थितिक संकट उत्पन्न होता है, या फिर जो संधि जैसे विशेष काम है, तो इन सभी कामों में अब क्या करना पड़ेगा? जो गवर्नर जनरल है उसे केंद्रीय प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ेगी। यह चीज भी निर्धारित किस एक्ट के तहत की गई? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो यहां से आपके किसी भी एग्जामिनेशन में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इसको पहले ही डीपली लेवल से समझ लेना है कि पिट्स इंडिया एक्ट आखिरकार है क्या। सबसे पहली बात तो हमने की है कि पिट्स इंडिया एक्ट है जो एक वैधानिक दस्तावेज है। क्या है? एक वैधानिक दस्तावेज है। किस चीज का वैधानिक दस्तावेज है? यह वैधानिक दस्तावेज है कि जो ब्रिटिश शासन है उसके हाथों में चला जाएगा हमारे भारत का नियंत्रण, यानी भारत पर अब शासन या भारत पर जो अधिकार होगा वो किसका होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा। ठीक है। यानी अभी तक पूरी तरीके से, हालांकि ये एक फाइनली नहीं हुआ है, लेकिन वैधानिक दस्तावेज के रूप में ये चीज कही जा सकी है कि भैया अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण से भारत को अपने अधिकार में ले सकती है। ठीक है। तो ये एक वैधानिक दस्तावेज था। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का जो गवर्नर जनरल को पावर दी गई थी, वो पावर किस एक्ट के तहत दी जाती है? तो वो किस एक्ट के तहत दी गई थी? वो है पिट्स इंडिया एक्ट। ये आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। आपसे ये भी अगर मान लो कि आपसे एक मेंस के एग्जाम में, हालांकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो मेंस लेवल की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कर रहे हैं उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में अगर उनके दृष्टिकोण से बातचीत की जाए, तो अगर आपसे पिट्स इंडिया एक्ट पूछा जाता है तो आप इतने बिंदुओं को भी अगर अपने जो विवरणात्मक उत्तर है उसके अंदर अगर आप इनको शामिल करते हैं, इनका लेखन करते हैं, तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलने के यहां पर चांस होते हैं। और बाद बाकी डिपेंड तो एग्जामिनर के ऊपर करता है या कॉपी चेकर के ऊपर करता है। ठीक है। प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार है। इसके अलावा उपहारों पर कर्मचारियों द्वारा गिफ्ट लेने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसके बाद में युद्ध एवं संधि की जैसी स्थिति या हालात बनते हैं, किसी रियासत से या किसी क्षेत्र से युद्ध जैसे हालात हैं, या कहीं किसी रियासत से या किसी क्षेत्र से उन्हें संधि करनी है, तो ऐसी कंडीशन में अब क्या करना पड़ेगा? गवर्नर जनरल को ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी भैया। ठीक है। तो परमिशन के आधार पर ही वो युद्ध एवं संधि जैसी चीजें हैं उनमें भागीदार हो सकता है, पूर्ण तरीके से अपने आदेशों को लागू कर सकता है।
अब इस क्रम में फिर भारत पर शासन लगातार चलता रहता है। फिर ये थोड़ा सिस्टम है जो ब्रिटिश हाथों में है, थोड़ा सिस्टम ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में है। तो इस तरह से ही कुछ सिस्टम चलता रहा कुछ सालों तक। उसके बाद में आपका एक्ट आता है 1786 में, यानी 2 साल तक लगातार इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई और ये चीजें कुछ अधिकार कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया। उसके बाद में 1786 में एक अधिनियम आता है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा बन जाता है। ऑप्शनल एग्जाम्स में मान लीजिए आप, चाहे यूपीएससी के एग्जाम में मान लीजिए आप, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से देखना चाहें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि हम लोग दृष्टिकोण में भी हम बातचीत करें तो हम बुक्स में इसका ब्यौरा नहीं देखते हैं, लेकिन यहां से इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है इस एक्ट की कि यहां से क्वेश्चन अगर एग्जामिनर सोचता है तो यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाना चाहिए। 1997 के यूपीएससी वाले आईएएस के एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि लॉर्ड कार्नवालिस कौन था, ठीक है, तो जिसको ये दोनों अधिकार प्रदान हुए थे, ठीक है, दोनों अधिकार मिले थे। तो उससे संबंधित हम बात करते हैं कि जैसे ही पिट्स इंडिया एक्ट समाप्त हो जाता है तो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में आपका 1786 में एक एक्ट आता है, एक अधिनियम आता है जिसमें गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त करने की शक्ति प्रदान कर दी जाती है। तो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त करने की शक्ति है वो किस एक्ट से दी जाती है? 1786 से दी जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि मान लो कि गवर्नर जनरल की एक परिषद होती है, उसमें 4 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के तहत उसमें कितने सदस्य कर दिए गए हैं? 3 सदस्य कर दिए गए हैं। अब उन तीनों सदस्यों से के साथ में मीटिंग कौन करेगा? गवर्नर जनरल करेगा। अब गवर्नर जनरल मान लो कि कोई ऐसी देश में हालात कुछ ऐसे विकट बन गए हैं, संकटकालीन सिचुएशन उत्पन्न हो गई है, कुछ परिस्थितियां बेकार हो चुकी हैं, हालात बेकार हैं, तो ऐसे टाइम पर इनको इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ेगी, आपातकालीन मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अब इसमें क्या पूरी परिषद बैठेगी, 3 लोग तो परिषद के सदस्य हैं, चौथा आपका गवर्नर जनरल है, ठीक है। तो अब क्या बात रहेगी कि अगर मान लो कि जो परिषद डिसीजन लेती है, परिषद के अन्य सदस्य जो मिलकर के डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन अब गवर्नर जनरल को पावर दे दी गई है कि अब जो गवर्नर जनरल है वो परिषद के निर्णयों को या उनके डिसीजंस को मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी वो बर्खास्त कर सकता है परिषद के निर्णयों को। तो पहली बात तो है कि प्रधान सेनापति नियुक्ति करने की जो पावर है वो गवर्नर जनरल को दे दी गई है। दूसरी बात है परिषद के निर्णय को बर्खास्त करने की जो पावर है वो भी किसको दे दी गई है? गवर्नर जनरल को, ठीक है। तो ये दोनों जो शक्तियां हैं, वो दोनों ही जो अधिकार हैं, ये दोनों अधिकार प्राप्त करने वाला जो पहला व्यक्ति था या पहला गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, आप काट दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 भाई 1786 में आपका आ जाता है जो 1786 का है, हमने पढ़ा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें लॉर्ड कार्नवालिस इस टाइम पर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका 7 साल के उपरांत में वापस से एक एक्ट आता है जहां पर हम देख सकते हैं 1793 का चार्टर एक्ट इसको कहते हैं। चार्टर एक्ट का मतलब ही सीधा सा होता है कि किसी राजतंत्र, चार्टर का मतलब यही होता है कि किसी राजतंत्र द्वारा कोई आदेश या कोई लेख जारी किया जाता है तो वो अपने आप में एक चार्टर कहलाता है, ठीक है। तो 1793 का चार्टर एक्ट आता है 1786 के एक्ट के उपरांत। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह पहला एक्ट था जिसने कंपनी की जो व्यापार करने का टाइम पीरियड है उसे 15 साल से 20 साल के लिए बढ़ा दिया था। तो ये पूछा जा सकता है कि 20 साल को जो कंपनी का जो व्यापार करने का, पूर्वी राष्ट्रों में व्यापार करने का अधिकार जो महारानी एलिजाबेथ ने उसको उस टाइम पर दिया था, उसको 20 वर्ष किस एक्ट के तहत, किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था? वो है 1793 एक्ट के तहत किया गया था। उसके बाद में बात करें, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जिस एक्ट के तहत ही भारतीय राजस्व से अब जो कंपनी के गवर्नर जनरल हैं, परिषद के जो सदस्य हैं, उन सभी को जो वेतन मिलेगा यानी उनको जो पेमेंट दिया जाएगा वो पेमेंट किससे दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यानी जो भारत से जो टैक्स उनको प्राप्त होता है उसी में से उनको पेमेंट किया जाएगा, उनका वेतन दिया जाएगा,
तीसरी बात, लिखित विधि द्वारा प्रशासन। तो लिखित विधि द्वारा प्रशासन है, इसकी बात हम करें तो इसमें 1793 का जो चार्टर एक्ट है ये इस बात को बोलता है कि अब ये पहली बार, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए आपके जो संवैधानिक विकास के क्रम में के दृष्टिकोण से भी और इसके अलावा आपके भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से भी हम इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि आपको ध्यान हो तो हमारे भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह भी मानी जाती है कि यहां पर कैसे विधियां हैं, लिखित विधियां हैं। या हमारा संविधान कैसा है, लिखित है, विस्तृत है, ठीक है। तो लिखित विधि का जो प्रावधान है ये 1793 के एक्ट से ही कहीं ना कहीं प्रेरित है, क्योंकि यहां पर, हालांकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, लिखित रूप से कोई कानून वगैरह का या प्रशासन नहीं चलता है, लेकिन यहां पर भारत में पहली बार ऐसा प्रयास किया गया कि लिखित विधि द्वारा यहां पर प्रशासन किया जाएगा, यानी कानूनों को लिखा जाएगा और उसी के तहत यहां पर प्रशासन नियंत्रण किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1793 के बाद में आता है आपका 1813 का चार्टर, 1813 का अधिनियम। अब 1813 का जो चार्टर एक्ट है या फिर उसका जो अधिनियम है, राजलेख है, उसे देखते हैं। 1813 में ये भी इंपॉर्टेंट कुछ बिंदुओं की वजह से है कि जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरा है और अंग्रेज लोग हैं जिनके, जहां पर ईसाई धर्म की मान्यता है, अब वो लोग भारत में आ भी गए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी स्थापित हो गई है, इतने टाइम पीरियड तक रह भी लिए हैं। सन 1600 के बाद में, 1608 से बाद में पहली फैक्ट्री वगैरह है, व्यापार भी करने लगे हैं और आ गया है कौन सा, 1813 आ गया है। तो इस टाइम पीरियड में अब कहीं ना कहीं जो धर्म है, अंग्रेजों का जो धर्म है ईसाई धर्म, वो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो करने वाले हैं, उन्हें ईसाई मिशनरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईसाई मिशनरीज कहा जाता है, जो कि देश विदेशों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो पहली बार किस अधिनियम के तहत या किस चार्टर एक्ट के तहत ये जो अनुमति है वो प्रदान की गई, किसकी? ईसाई मिशनरीज को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की जो अनुमति है वो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत प्रदान की गई है। यह एक्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार भारत में पहली बार शिक्षा के ऊपर खर्चा किया जा रहा है और इसमें एक वार्षिक बजट निर्धारित किया जो कि था 1 लाख रुपए प्रत्येक साल, यानी 1 लाख रुपए प्रत्येक ईयर शिक्षा पर, किसकी शिक्षा पर? भारतीयों की शिक्षा पर खर्चा किया जाएगा। तो ये पहला शिक्षा का बजट है, इसको ऐसा भी माना जा सकता है। तो पहले शिक्षा पर बजट आने वाला जो बजट है वो किस एक्ट के तहत आया? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ये वाला बजट आया था। यानी शिक्षा पर पहला बजट अगर देखने को मिलता है तो यहां देखने को मिलता है, जिसमें राशि थी 1 लाख रुपए प्रत्येक साल की। 1813 में आप बात कर सकते हैं कि 1 लाख रुपए कितना इंपॉर्टेंट होगा, कितनी बड़ी राशि होगी। उसके बाद में यहां पर कुछ और ज्यादा फायदेमंद चीजें की गई भारतीयों के संदर्भ में। यहां यह कहा गया कि जो प्रांतीय स्वायत्त संस्थाएं हैं उन्हें करारोपण का अधिकार दे दिया गया है, यानी वो चाहें तो टैक्स दे सकते हैं या ना चाहें तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, उन्हें मुक्त कर दिया गया इस चीज से। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है प्रधान सेनापति नियुक्त करने का जो अधिकार है। अभी 1813 का जो चार्टर एक्ट है ये कहीं ना कहीं वापस से जो पहले की जो बातें हैं प्रधान सेनापति से रिलेटेड है, गवर्नर जनरल से रिलेटेड है, उनकी नियुक्ति से संबंधित जो बातें हैं उन सभी को दरकिनार कर देती है, यानी उन सभी की अवहेलना करती है। कैसे? क्योंकि यहां पर जो है प्रधान सेनापति की नियुक्ति है, गवर्नर की नियुक्ति है, गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति है, इन तीनों की नियुक्ति का जो अधिकार है वो किसको दे दिया गया? अब वापस से ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नर जनरल की नियुक्ति, गवर्नर की नियुक्ति या फिर प्रधान सेनापति की नियुक्ति करने का अधिकार किसे दे दिया गया है? ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस से दे दिया गया है। यानी अब नियुक्ति कौन करेगा गवर्नर जनरल की? ईस्ट इंडिया कंपनी ही नियुक्ति करेगी। तो 1813 के एक्ट में ये चीज कही गई है। कौन सा एक्ट इस चीज का प्रावधान करता है? जिसमें यह कहा गया है कि अब प्रधान सेनापति हो या गवर्नर जनरल हो तो इनकी नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की जाएगी। तो ये आएगा 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है।
उसके बाद में आता है 1833 का एक्ट, जो आप सभी आपके सामने यहां बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है। चार्टर एक्ट है, राजलेख है, ठीक है, अधिनियम है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि यहां पर कौन कौन से प्रावधान किए गए। जैसे ही 1833 का चार्टर लेख एक्ट आता है तो इसमें वापस से कंपनी ने जो कंपनी का जो कार्यकाल है या कार्यावधि है या व्यापार करने का जो टाइम पीरियड है व्यापारिक अवधि है, उसे वापस से 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां ये मानी जाती है कि इस टाइम पीरियड में ही आपका विलियम बेंटिंक आता है। आप सभी लोग इस प्रश्न से भी वाकिफ होंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक्स, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक्स है, तो इसकी किस एक्ट के तहत भारत का जो गवर्नर जनरल है, यानी संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल जो निर्धारित किया गया है, वो किस एक्ट के तहत निर्धारित किया गया है, तो वो है आपका 1833 का अधिनियम या चार्टर एक्ट, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और ये भी ये क्वेश्चन याद रखना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यानी संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम विलियम बेंटिक्स था। और इसके अलावा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, आपको याद होगा कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। शासन प्रणाली का केंद्रीकरण का जो प्रयास है, सबसे पहली बार अगर ऐतिहासिक रूप से हम हमारे संवैधानिक विकास के क्रम में देखना चाहें तो भारत में जो शासन प्रणाली जो पहले से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की जा रही थी, यानी उन धीरे धीरे शासन को नियंत्रण में लिया जा रहा था, और अब आज जो धीरे धीरे किसके शासन में हाथों में जा रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में जा रहा था, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जा रहा था। लेकिन 1833 का चार्टर एक्ट इस चीज का प्रावधान करता है कि अब से आगे जो हमारे भारत की शासन प्रणाली है उसका केंद्रीकरण किया जाएगा। यानी सीधे आदेश आपको कहां से मिलेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिलेंगे। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कौन हो जाएगी, आपकी ब्रिटिश शासन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से कोई शासन, यहां से कोई आदेश प्राप्त नहीं होंगे, आदेश आपको वहीं से ब्रिटेन से प्राप्त होंगे, लंदन से प्राप्त होंगे। उन्हीं आदेशों पर सारी कार्य प्रणाली या शासन प्रणाली है वो चलेगी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था पूर्वी राष्ट्रों पर, जैसे कि चाय से संबंधित जो अधिकार था, चाइना पर भी अधिकार था उस टाइम पर, तो चाइना और चाय पर जो एकाधिकार है उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इसके अलावा गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का अधिकार भी दे दिया गया था। आपको पता हो तो गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का अधिकार दे दिया गया था, और इसी वजह से इस टाइम पर 1833 के टाइम पर जो लॉर्ड मैकाले है वो ही गवर्नर जनरल था, और इस लॉर्ड मैकाले ने सन 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया था। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किसने किया था, लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया था, 1834 में किया गया था। किस एक्ट के तहत किया गया था, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था, ठीक है। क्लियर है। आगे बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन बन सकता है कि दास प्रथा को समाप्त करने किस एक्ट के तहत किया गया है। दास प्रथा को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया है, तो दास प्रथा को 1833 के एक्ट के तहत समाप्त किया गया है। लेकिन यह भी याद रखें कि इसे 1843 में जाकर के कानूनी रूप से समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त तो यहां पहले किया जाता है, लेकिन कानूनी रूप से समाप्त या उन्मूलन का जो काम है वो कब किया जाता है, 1843 में किया जाता है। बात हो रही है दास प्रथा की, न कि सती प्रथा की, ठीक है। क्योंकि जो सती प्रथा है, मैं जो अगर मान लो आप सती प्रथा की बात करना चाहें तो सती प्रथा को समाप्त करने का जो काम है वो किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक्स ने किया था, आपके पहले गवर्नर जनरल ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक्स ने सती प्रथा को समाप्त करने का काम किया था, और यह किया था सन 1829 में। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक्स ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था, ठीक है। आगे बात करें कि यह एक्ट 1833 का वह एक्ट था, वह चार्टर एक्ट था जिसके तहत इस चीज का प्रावधान किया गया कि अब भारत जैसे देशों के लिए जो बजट है वो पूरे देश का एक ही बजट जारी किया जाएगा।
यानी पूरे देश के लिए एक ही बजट तैयार किया जाएगा और उसी बजट के आधार पर वहां पर जो विकास के लिए या विकास के संदर्भ में जो खर्चे हैं वो किए जाएंगे। तो ये संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट का जो प्रावधान है वो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे आज ही की क्लास में शामिल करना चाहूंगा 1853 का चार्टर एक्ट, क्योंकि वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा ये समझ में आ गया होगा, एक बार और दोहरान कर देता हूं, जहां पर हम बात करना चाहेंगे पिट्स इंडिया एक्ट से शुरुआत करेंगे। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जहां पर प्रथम वैधानिक दस्तावेज प्राप्त होते हैं कि भारत है जो अब किसके अधिकारीन क्षेत्र में जाएगा, ब्रिटिश शासन के अधिकारीन क्षेत्र में जाएगा। कहां से? ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण तरीके से अब इसके योग्य नहीं मानी जाएगी। ठीक है, प्रांतीय परिषद और जो गवर्नर की जो परिषदें थी उनकी सदस्य संख्या 4 से घटाकर के 3 कर दी गई थी। और प्रांतीय परिषद को अब इस टाइम पर गवर्नर जनरल है जो बर्खास्त करने का अधिकार रखता है। और उपहारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। युद्ध और संधि के हालातों में उस टाइम पर अब गवर्नर जनरल को ब्रिटिश शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बिना अनुमति के ये युद्ध व संधि नहीं कर सकता था। 1786 का एक्ट आता है जो कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के कुछ चीजों को दूर करने के लिए आता है, जिसमें प्रधान सेनापति की नियुक्ति जो है वो गवर्नर जनरल को इसका अधिकार दे दिया गया। और इसके अलावा परिषद के निर्णय को बर्खास्त करने का जो अधिकार है वो भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। और यह जो दोनों अधिकार हैं इन्हें साथ में प्राप्त करने वाला एकमात्र गवर्नर जनरल था, पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में आता है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट इस बात को बोलता है कि जो कंपनी का कार्यकाल है उसे 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। और अब जो कंपनी के परिषद के सदस्य हैं उनको भारतीय राजस्व से वेतन मिलेगा और लिखित विधि द्वारा भारत में प्रशासन किया जाएगा। 1813 का चार्टर एक्ट आता है जो कि ईसाई मिशनरीज को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनुमति प्रदान करता है। और शिक्षा पर पहला बजट जारी किया गया जो कि 1 लाख प्रति वर्ष निर्धारित किया गया। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दे दिया गया है। प्रधान सेनापति है, गवर्नर जनरल है, इनकी नियुक्ति का जो वापस से अधिकार है वो किसको दे दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आता है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार के क्षेत्र में एकाधिकार है, चाय के क्षेत्र में यानी चाय पर और चाइना पर, दोनों को समाप्त कर दिया गया पूर्ण तरीके से। और जो कंपनी का कार्यकाल है वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन एकाधिकार है उसे समाप्त कर दिया गया और कंपनियों के भी शेयर इसमें जोड़ दिए गए। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक्स, जैसा कि आप जानते हैं। शासन प्रणाली का केंद्रीकरण का प्रयास किया गया। सन 2003 में आईएएस के एग्जाम में यह पूछा गया है। ईआईसी का व्यापारिक अधिकार का जो क्षेत्र था उसे हटा दिया गया। गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने की एक जो अधिकार है वो दे दिया गया था। इसी वजह से 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1843 में इसका उन्मूलन किया गया। सती प्रथा को समाप्त लॉर्ड विलियम बेंटिक्स द्वारा किया गया 1829 में। और सबसे बात करें कि संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट जारी किया जाएगा, तो इसका भी प्रावधान 1833 के एक्ट के तहत किया गया है। अभी आप सभी के लिए 1853 का चार्टर एक्ट भी पढ़ना जरूरी है, उसे भी समझते हैं और बात करते हैं उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट है 1853 का जो राजलेख है या चार्टर एक्ट है उसमें, क्योंकि उसके बाद में हमारी क्लासेस काफी लंबी हो जाएंगी, क्योंकि 1835 है। उसके बाद में आपका 1935 का जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है 1909 है, 1935 1919 है, 1940 का अगस्त प्रस्ताव, 1942 क्रिप्स मिशन, 1946 कैबिनेट मिशन, 1947 अमाउंट बेटन योजना, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा लंबी क्लासेज हो जाएंगी, इसलिए हम यहाँ पे शामिल करते हैं 1853 का जो चार्टर एक्ट है। ये छोटा सा है, कोई ज्यादा बातें इसमें है नहीं, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है। क्रम को हम समाप्त नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि भारत में पहली बार एक विधान परिषद का गठन किया जाता है 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, जिसके टाइम पर भारत में सबसे पहले विधान परिषद का गठन किया जाता है, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12 सदस्यों की संख्या होती है। यानी भारत में ये विधान परिषद का जो गठन है वो इसलिए किया जाता है, किसके लिए? विधि निर्माण के लिए। तो पहला प्रयास जो विधि निर्माण के लिए प्रथम विधान परिषद का गठन किया गया है वो 1853 के चार्टर
एक्ट के प्रावधान के तहत किया गया है। बात करें कि 1853 का जो चार्टर एक्ट है उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का नाम सुना है, बिल्कुल सुना है, काफी फेमस है और आधुनिक इतिहास में भी बात करेंगे इनकी। तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के टाइम की पीरियड की हम बातचीत कर रहे हैं, यह चीज भी जानना जरूरी है। इसके अलावा जो बंगाल का जो प्रशासनिक कार्य है, अब जो बंगाल का जो प्रशासनिक कार्य है या बंगाल के जो नियंत्रण के जितने भी कार्य हैं उनके लिए पृथक रूप से, यानी किसके लिए, बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए अब क्या होगा, अब अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल का पद बनाया जाएगा। कौन बनाया जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। किसके लिए, बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए, क्योंकि जो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है विलियम बेंटिंग्स को, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करें 1853 के चार्टर एक्ट की, जो कि आज की सजा, इस चार्टर एक्ट की सजा आज सभी स्टूडेंट वर्ग भी भुगत रहा है, तो उसकी भी बातचीत कर लेते हैं। क्या था ऐसा प्रावधान जिसकी वजह से आज मैं इतनी बातें कह रहा हूं आप सभी से। तो इसका मतलब यह था कि कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए, किसकी नियुक्ति लिखे, कंपनी में कर्मचारी की जो नियुक्ति होती है, कंपनी के कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, तो कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कंपटीशन एग्जाम यानी प्रतियोगिता परीक्षा, तो प्रतियोगी परीक्षा का जो शुरुआत है वो कहां से माना जाता है, आपके 1853 के चार्टर एक्ट से माना जाता है, ठीक है। 1853 के चार्टर एक्ट से यह माना जाता है कि कंपटीशन की एग्जाम उस टाइम पे स्टार्ट की गई और वहां पर तब जाकर के कंपनी में अब जो कर्मचारी अधिकारी जो भी नियुक्त होंगे वो कंपटीशन यानी प्रतियोगी परीक्षा देकर के ही नियुक्त होंगे, ठीक है। इसी में लास्ट में कुछ बातें हुई, तो इसमें ये कंपनी को भी, जो ब्रिटिश सरकार है वो किसी भी समय पर कंपनी के एकाधिकार को या भारत पर से शासन को हटाने पर या भारत पर से नियंत्रण को हटाने के लिए कंपनी मतलब जो ब्रिटिश सरकार है वो कभी भी कंपनी को यहां से हटा सकती है, उसका शासन प्रणाली या उसके नियंत्रण को समाप्त कर सकती है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर क्या है कि लगभग है जो अब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाएगी और आपका आएगा नेक्स्ट, जो आएगा हमारा ब्रिटिश कालीन भारत आएगा, जिसमें हम सारे एक्ट्स को पढ़ेंगे, सारे जितने भी एक्ट्स हैं, जितने अधिनियम हैं, इंपोर्टेंट कहानी अभी स्टार्ट होगी, ज्यादा जो इंपोर्टेंट है, और वहीं से फिर हम चलेंगे संविधान सभा की ओर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार साथियों।